Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation of class 12th NCERT, and this is the part 2 video of this chapter. Question number 6 तक हमने कर लिया था. Question number 7, ZZ and ZW type of sex determination is seen in. ठीक है, ऑप्शंस है प्लेटिपस, स्नेल्स, कॉकरोच एंड पिकॉक. देखिए प्लेटिपस जो है उसमें ये स्पेशल कैरेक्टर है प्लेटिपस. पहली बात तो ये ओविपेरस होता है, मैमल्स में आता है, ये इंक्लूड होता है. डक बिल्ड प्लेटिपस जिसको हम कह रहे हैं. यहाँ पे एक्स एक्स और एक्स वाई इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि एक्स एक्स जो है वो आपका फीमेल का और एक्स वाई आपका मेल का. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली 10x क्रोमोसोम होते हैं इन फीमेल्स एंड 5x प्लस 5y क्रोमोसोम होता है इन मेल्स. ठीक है, ये आपके डक-बिल्ड प्लेटिपस में प्रेजेंट होता है सेक्स डिटर्मिनेशन. स्नेल्स की अगर हम बात करें तो स्नेल्स का होता है एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड. ठीक है, एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड होते हैं ये, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर एक साथ इस तरीके से स्नेल्स रह रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से एक साथ स्नेल्स रह रहे हैं, और अगर इनके अटैचमेंट में एक स्नेल को आप यहाँ से हटा देते हो, ठीक है, मान लीजिए ये पहले ये मेल हो और आपने अटैचमेंट इसको यहाँ से हटा के अपने स्नेल को यहाँ रख दिया, तो अब ये मेल जो है वो रिवर्ट किस में हो जाएगी, कन्वर्ट इनटू फीमेल. ठीक है, अब ये स्नेल जो है वो फीमेल बन जाएगी. ठीक है, या फिर मान लीजिए इस तरीके से बहुत सारी मेल्स हैं. ठीक है, तो ये बहुत सारी मेल्स है, अगर एक ही जगह पे ऐसे इस तरीके से बहुत सारी मेल्स है तो कोई भी एक रैंडम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फीमेल्स में, फीमेल में. यानी कि अगर ये जो स्नेल्स हैं अगर एक बार वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद वो मेल में रिवर्ट बैक नहीं हो सकती. यानी जो फीमेल अगर वो बन गए तो फीमेल ही रहेगी, लेकिन अगर मेल है तो एनवायरमेंटली इंड्यूस होकर वो फीमेल हो सकता है. यानी कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर मायने रखता है, कैसा टेम्परेचर है, कैसी ह्यूमिडिटी है, उस हिसाब से स्नेल्स जो हैं वो अपने अंदर चेंजमेंट ला सकते हैं, अपने सेक्स में चेंजमेंट ला सकते हैं. ऐसा ही केस आप टर्टल्स में भी देखते हो. ठीक है, टर्टल्स में, लिम्पिड्स में ऐसा ही केस होता है, इनमें भी एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. ठीक है, कॉकरोच यहाँ पे सेम यही ड्रोसोफिला फैमिली के हैं, लेकिन कॉकरोच में एक्स एक्स और एक्स वाई नहीं होता बल्कि एक्स एक्स और एक्स जीरो होता है. ठीक है, एक्स जीरो, यानी कि इसमें वाई जो है क्रोमोसोम वाई ये लैक करता है, क्रोमोसोम वाई इसमें नहीं होता. ठीक है, पिकॉक जो है, पिकॉक इज अ बर्ड, और यहाँ पे आप हेन में देख रहे हो ZZ एंड ZW. ठीक है, तो पिकॉक का होता है ZZ और ZW. एक चीज और कि आप जब ह्यूमन में देखेंगे, ठीक है, ह्यूमंस में भी आपका XX और XY होता है, लेकिन XX फॉर फीमेल एंड XY फॉर मेल. यानी कि ह्यूमंस में होती है मेल हेट्रोजेनाइटी. क्या होता है, मेल हेट्रोजेनाइटी. ठीक है, लेकिन जो पिकॉक यानी कि जो बर्ड्स होते हैं उसमें ZZ इज फॉर, देखिए ZZ किसके लिए है, मेल के लिए, और ZW किसके लिए है, फीमेल के लिए. तो यहाँ पे फीमेल जो है वो ZW है और मेल ZZ है, यानी कि यहाँ पे फीमेल हेट्रोजेनाइटी होती है, फीमेल हेट्रोजेनाइटी. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सीन इन, इट इज सीन इन पिकॉक. ठीक है, अब पिकॉक के अलावा कोई अगर किसी और बर्ड का नाम लिख दिया जाएगा तो वो ही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 8, अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप्स ऑफ बोथ द पेरेंट. तो देखिए इसको थोड़ा सा क्लियर समझते हैं. यस, देखिए टॉल प्लांट्स की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे मैं इस तरीके से नहीं बोलती. जैसे टॉल प्लांट हम किसको कहते हैं, एक तो ये भी टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टॉल प्लांट है. ठीक है, अगर दोनों ही डोमिनेंट है यानी कि होमोजाइगस टॉल कंडीशन है, होमोजाइगस टीटी है, ये भी आपका टॉल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेकिन अगर दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है तो वो ड्वार्फ हो जाएंगे, ये बात आपको पता है. ठीक है, यहाँ पे ये टॉल रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि जो कैपिटल टी है इट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी इज रिसेसिव, कैपिटल टी इज डोमिनेंट. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स. देखिए यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट्स, दो टॉल प्लांट है, तो अगर हम एक
मोटा मोटा एग्जांपल लें, अगर मान लीजिए हम मेल और फीमेल दोनों को, यानी कि दोनों जो क्रॉस हैं पेरेंट्स जो हैं, अगर हम दोनों को कैपिटल टी ले लेते हैं, ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट आ जाएगा वो कैपिटल टी ही आएगा। और ये जो कैपिटल टी का मतलब है जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे सबके सब टॉल होंगे और सबका जीनोटाइप जो है वो कैपिटल टी होगा। लेकिन बोला है कि ऑफस्प्रिंग्स में फ्यू डॉर्फ भी है, ठीक है, तो फ्यू डॉर्फ हैं, इसका मतलब अगर यहाँ भी मैं लूं तो यहाँ पे अगर मैं एक को स्मॉल टी कर देती हूँ, यानी कि एक पेरेंट मान लीजिए आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में है और दूसरा पेरेंट जो है वो दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में टॉल में है, तो भी आपके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो टॉल ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब है आपका यहाँ पे दोनों ही जो पेरेंट होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है। जब इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो आप इस तरीके से ये बनाएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस किया गया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि एक आपको देखिए प्रोजेनी मिल रहा है जो डॉर्फ है पूरी तरीके से। तो यही पूछ रहा है कि अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स, देखिए ये भी आपका टॉल प्लांट ही है, अगर आप इसको फिनोटिपिकली देखोगे तो ये आपके टॉल प्लांट्स ही होंगे, ठीक है। दोनों टॉल प्लांट्स है रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग्स जिसमें कुछ डॉर्फ हैं, तो यस आपको डॉर्फ मिल रहे हैं। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप्स ऑफ बोथ द पेरेंट, तो आंसर हो जाएगा 8 का बी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 8 का बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 9, in a dihybrid cross, if you get 9:3:3:1 ratio, it denotes that, ठीक है, वो क्या डिनोट कर रहा है, देखिए 9:3:3:1 रेशो, ये जो आपका है, मेंडल ने एक लास्ट लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है, ये आपका मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये दोनों क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलॉगस है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस है, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमेशा नॉन होमोलॉगस के बीच में होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को इतना समझते हैं कि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये आपका जो रेशियो है वो क्या चीज को डिनोट कर रहा है। ऑप्शन है द एलील्स ऑफ टू जीन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, it is a multigenic inheritance, it is a case of multiple allelism, the alleles of two genes are segregating independently। देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यही हो रहा है, जो आपके देखिए राउंड कैपिटल आर येलो कैपिटल वाई, यानी कि जो आपके राउंड और जो येलो ये दोनों ही डोमिनेंट केस है ओवर रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों जो है डोमिनेंट है और ये दोनों आपके रिसेसिव है। लेकिन जब आप इस तरीके से जब पूरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया इसका और जो आपको रेशो मिला, देखिए उस रेशो में आपका राउंड येलो, ये आपको पता है ये डोमिनेंट है तो ये तो शो करना ही है, राउंड ग्रीन शो कर रहा है जो कि रिसेसिव है, इसका मतलब एक रिसेसिव ग्रीन कलर तो शो हो रहा है। अगेन आप देखिए रिंकल्ड एंड येलो तो डोमिनेंट है लेकिन रिंकल्ड रिसेसिव है, ठीक है, रेसेसिव यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए रिंकल भी शो हो गया और ग्रीन भी शो हो गया। इसका मतलब हर एक जीन जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है, हर एक जीन अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। अगर इस तरीके का चीज होता है, इस तरीके का रेशियो बनता है, तो वो आपका बता रहा है कि ये दोनों जो एलील्स है, ये द एलील्स ऑफ टू जीन्स, ये दोनों एक दूसरे से सेग्रीगेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है 9 का डी, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेशियो है ना वो यही चीज आपको बता रहा है कि जितने भी जीन्स हैं आपके इसमें पी जनरेशन में, पेरेंट जनरेशन में, वो सारे के सारे जीन्स जो हैं सेग्रीगेट हो जा रहे हैं और सारे के सारे जीन्स अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। Now, question number 10, which of the following will not result in variations among siblings? देखिए siblings में variations हो गए, या फिर एक जो पेरेंट है यानी कि मेल पेरेंट और जो फीमेल पेरेंट, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, आपको पता है कि वो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो मेल और फीमेल दोनों से, यानी कि अपने पेरेंट्स से भी उनमें वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के, अगर पेरेंट्स को देखो और बच्चे को देखो तो भी आपको वेरिएशन दिखेगा। अगर उन पेरेंट के एक से ज्यादा बच्चे हैं, मान लीजिए ये ऑफस्प्रिंग्स 1 है और ये ऑफस्प्रिंग्स 2 है, ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से, इन दोनों में भी वेरिएशंस होते हैं,
ठीक है। तो ये वेरिएशंस होते क्यों हैं? तो आपको एक तो बात पता है कि वेरिएशंस तभी होते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद वेरिएशंस तभी होंगे जब इस तरीके के होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है। वेरिएशंस तभी होंगे जब आपके ये होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर तभी होगा जब आपके ये जो लिंक्ड जीन्स हैं, एक ही क्रोमोसोम पे ये जो लिंक्ड जीन्स हैं, इन दोनों का डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस, ये आपको लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा था कि कैसा रेशियो है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम लिंकेज, यानी कि जो लिंकेज होगा, ठीक है, उतना क्लोज होगा। ठीक है। और उतना ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी कि डिस्टेंस जो है वो क्रॉसिंग ओवर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है कि वेरिएशंस एक्चुअली में किधर से आए हैं, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आंसर होता, लेकिन क्योंकि यहाँ लिंकेज भी ऑप्शन में दिया है तो लिंकेज आंसर जो सबसे ऊपर होता है। ठीक है। लिंकेज की वजह से अगर वो एकदम ही क्लोजली लिंक्ड होते, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्रोमोसोम है और ये आपके लिंक जीन्स इतने क्लोज हैं, तो देखिए जब इतने क्लोज लिंक जीन्स होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है। तो क्रॉसिंग ओवर तो हुई नहीं, जब क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं तो वेरिएशंस भी तो नहीं होंगे। यहाँ पे वेरिएशन पूछा है आपसे, तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इसका मतलब। तो क्रॉसिंग ओवर कब होगा? जब यहाँ पे जीन ना प्रेजेंट होके इतनी दूर जीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पे आपका जो लिंक जीन्स है उसको हम क्या कहेंगे कि ये दोनों लिंक जीन्स जो है वो क्लोजली लिंक्ड जीन्स नहीं है, और जब क्लोजली लिंक्ड जीन्स नहीं होंगे तो क्रॉसिंग ओवर होगा और वेरिएशंस होंगे। ठीक है। तो 10 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। अब देखिए म्यूटेशन से भी वेरिएशंस होते हैं। ठीक है। लेकिन म्यूटेशन से वेरिएशंस ऐसे सिबलिंग्स में नहीं हो जाते, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इट्स अ रैंडम प्रोसेस म्यूटेशन। लिंकेज तो होता ही होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अभी जो मैंने आपको बताया था, होल्ड्स गुड फॉर जीन्स सिचुएटेड ऑन द, इट इज सिचुएटेड ऑन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस तरीके से ये क्रोमोसोम है। ठीक है। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम है ये एक दूसरे के लिए क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है। और ये एक दूसरे के लिए क्या है? ये एक दूसरे के लिए क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है। तो पूछा है कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे टाइप के जीन्स सिचुएटेड किस पे होंगे? तो ये होते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। ठीक है। जो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इन पे ही सिचुएट होंगे, तभी तो ये एक दूसरे को भी रिप्रेजेंट, मतलब ये दोनों ही अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, लेकिन फिर भी जितने भी आपके डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, सबके सब जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, विच इज द लास्ट लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ। ठीक है। तो यहाँ पे इट होल्ड्स गुड फॉर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस video, occasionally a single gene may express more than one effect। लास्ट क्लास में आपको बताया था जब कोई एक जीन के वजह से अगर एक से ज्यादा इफेक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है, फिनोटिपिक इफेक्ट, अगर किसी एक जीन की वजह से फिनोटिपिक इफेक्ट कई सारे शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से कई सारे फिनोटिपिक इफेक्ट शो हो रहे हैं, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। ठीक है। क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी। एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप लोग, फेनिलकीटोनूरिया, फेनिलकीटोनूरिया एक एंजाइम नहीं बन रहा, फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम नहीं बन रहा, एक्यूमुलेशन हो रहा है इस एंजाइम का। जब ये एंजाइम का एक्यूमुलेशन होगा तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स राइज होंगे, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, हेयर लॉस, स्किन पिगमेंटेशन। ये जो आपके इफेक्ट्स हैं ये फिनोटिपिक इफेक्ट्स हैं जो सामने से दिखते हैं और आप उसको देख के समझ में आ जाता है क्योंकि इस इंसान को फेनिलकीटोनूरिया डिजीज है। ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है ये प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट है। ठीक है। इसको हम प्लियोट्रॉपी कहेंगे, इस जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे जिसके वजह से ये सारे इफेक्ट्स आए हैं। तो वो जीन कौन है, वो एंजाइम कौन है? यही फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसके वजह से ये इंपॉर्टेंट, ये जितने भी आपके सिम्टम्स है वो राइज हो रहे हैं। ठीक है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर है सी विद दिस। थैंक यू।